यार सबसे पहले टोटल बॉडी वाटर जो होता है ना वो 60% ऑफ द बॉडी वेट की इक्वल होता है, ठीक है ना। और बॉडी वाटर जो होता है वो आपका प्रोपोर्शनली होता है, जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी फैट के साथ। और ये हाईएस्ट होता है न्यू बॉर्न में, और अडल्ट मेल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन मेल में जिनमें बहुत ज़्यादा एडिपोज बहुत ज़्यादा कम होता है, और जिनमें एडिपोज टिश्यू की मिकदार ज़्यादा होती है। इंटरसेलुलर फ्लूइड इज अ टू आउट ऑफ टोटल बॉडी वाटर। द मेजर उनमें जो मेजर कंटेंट्स ऑफ इंटरसेलुलर फ्लूइड में होते हैं वो पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं, ठीक है ना, जो सेल के साइटोसोल के अंदर होते हैं। और उनमें प्रोटीन ऑर्गेनोफॉस्फेट एटीपी एडीपी और एएमपी प्रेजेंट होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो होता है वो आपका वन थर्ड ऑफ टोटल बॉडी वाटर होता है, ठीक है ना। इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्लाज्मा भी होता है, ठीक है ना। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा होता है, इसमें जो मेजर कंटेंट होते हैं वो आपके Na+ होते हैं, और मेजर एनाइन जो होते हैं वो आपके Cl नेगेटिव और CO3 होते हैं। और प्लाज्मा इज वन फोर्थ ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये आपको प्लाज्मा जो होता है वन फोर्थ होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और 1/12 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर, ठीक है ना। तो द प्लाज्मा द मेजर प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती हैं वो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन होती हैं। इंस्टीट्यूशन interstitial fluid is 3/4 of ECF, एंड thus it is a 1/4 of TW। इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो जो 3/4 हिस्सा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, ठीक है। और ये 1/4 हिस्सा होता है टोटल बॉडी वेट का, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज सेम एज दैट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट इट एज द लिटल प्रोटीन। दो कंपोजिशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा, जो कंपोजिशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा में वो तकरीबन सेम होती है। सिर्फ जो होता है ना इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सिर्फ थोड़ी सी प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज अनफिल्ट्रेटेड ऑफ प्लाज्मा। वो अनफिल्ट्रेटेड जो हिस्सा होता है ना, जो फिल्टर नहीं किया, अल्ट्रा फिल्ट्रेटेड ऑफ प्लाज्मा, जो बहुत ज़्यादा प्लाज्मा से फिल्ट्रेट हो जाता है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ठीक है ना। अब आपने 60-40-20 रूल रखते हैं। टोटल बॉडी वेट आपका 60% ऑफ, और टोटल बॉडी वाटर आपका 60% होता है, ठीक है ना। टोटल बॉडी वाटर में ICF जो होता है 40% ऑफ बॉडी वेट होता है, और ECF जो होता है वो 20% ऑफ द बॉडी वेट होता है, ठीक है ना। ये आपने 60-40-20 रूल याद रखना है। और मेजरिंग ऑफ फ्लूइड कंपार्टमेंट्स डाइल्यूशन मेथड, नॉन अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट विच हुज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इज बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है भाई हम कैसे वॉल्यूम्स को मेजर करें इन फ्लूइड कंपार्टमेंट में से, तो ठीक है ना। इनमें टाइट्रेटेड वाटर जो होता है, जो वो टोटल बॉडी वाटर के लिए मेजर किया जाए। मैनीटोल जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूएस ब्लू जो होता है आपको प्लाज्मा वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज। और ये आपने करके ना टोटल बॉडी वाटर इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर में प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल आ जाते हैं, ठीक है। टोटल बॉडी वाटर में इंटरसेलुलर इंटरसेलुलर कौन से होते हैं, जो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है सेल में। एक्स्ट्रा सेलुलर जो उसकी सराउंडिंग में होते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर में प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल आ जाते हैं। इंटरस्टिशियल में थोड़ी बहुत प्रोटीन होती है, ठीक है ना, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है प्लाज्मा का। ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है ना। और बाकी नीचे में सप्लांसेस अपलोड इक्विलिब्रियम में ही रहते हैं। अगर इक्विलिब्रियम में बैलेंस ना रहे तो बंदा बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाता है। द कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन प्लाज्मा एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। वॉल्यूम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, कितना वॉल्यूम है उसमें अमाउंट कितनी है, मैनीटोल की वैल्यू और कंसंट्रेशन उसमें सोल्यूट कितनी है वो आपने डाल देना, ठीक है ना। उसे अमाउंट ओवर कंसंट्रेशन ये आपको बता रहा है भाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन प्लाज्मा, वो आपने पहले मेजर करनी है, ठीक है ना। और उसमें कितनी अमाउंट है सॉल्यूट की, वो आपने इसका जो होगा डिवीजन कर लेनी है, और आपको वॉल्यूम निकल आएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा ये प्लाज्मा कितना है और सॉल्यूट कितना है, वो उसको डिवाइड कर देंगे और आपको निकल आएगा। नीचे ये आपका पड़ा हुआ है वो ये न्यूमेरिकल, ये आपने खुद कर लेना है डिवीजन। और ये टेबल जो है, ये टेबल मैंने पहले आपको कौन कौन से सब्सटेंस मेजर्स होते हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब ये सीन है भाई सब्सटेंस यूज़ फॉर द मेजर फ्लूइड्स, ठीक है ना। ये जो सब्सटेंस आपको कौन से सब्सटेंस को चेक करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज है, टोटल बॉडी वाटर को चेक करने के लिए टाइट्रेटेड वाटर DDO और एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है ना, वो यूज़ की जाती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को सल्फेट इनोलिन और मैनिटोल यूज़ किया जाता है। प्लाज्मा के लिए रेडियो आयोनाइज्ड सीरम एल्बुमिन और इवेंस ब्लू यूज़ किया जाता है। इंटरस्टिशियल मेजर इनडायरेक्टली बाय ECF वॉल्यूम प्लाज्मा वॉल्यूम, ये आपका इनडायरेक्टली ECF से मेजर हो जाता है। ICF से आपको मेजर इनडायरेक्टली टोटल बॉडी वॉल्यूम माइनस ECF वॉल्यूम भी आपको मेजर हो जाएगा, ठीक है। मेजरमेंट के लिए शिफ्ट ऑफ वाटर बिटवीन द
कंपार्टमेंट बेसिक प्रिंसिपल ऑस्मोलैरिटी इज अ कंसंट्रेशन ऑफ सोलूट पार्टिकल। जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ सोलूट पार्टिकल है भाई, कितना सोलूट प्रेजेंट है प्लाज्मा में। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी मेड प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी कितनी है इसमें, ठीक है ना, कितना सोलूट प्रेजेंट है। पी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एन सोडियम प्लस ग्लूकोज डिवाइडेड बाई 18, ग्लूकोज का 18वां हिस्सा, और प्लस ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ओवर 2.8, ठीक है ना। ये आपका सारा प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, ठीक है ना, सोडियम। और ये आपका जो होगा ना प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी का ये फार्मूला, ठीक है ना, ये आपने याद कर लेना, ठीक है ना, कि ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। स्टडी डीसीएफ ऑस्मोलैरिटी डाइसीएफ ऑस्मोलैरिटी, जब स्टडी स्टेट होती है ना, नॉर्मल स्टेट, उसमें ईसीएफ और आईसीएफ ऑस्मोलैरिटी इक्वल होती है, ठीक है। अगर गड़बड़ होगी तो काम ख़राब हो जाएगा। तो to achieve this quality water shift between the ECF and ICF compartments, it is assumed that solute such as NaCl mannitol does not cross across the cell membrane and confined as HCl। और इट इज द सलूट जो जैसे NaCl हो गया और मैनिटोल हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं करते, ये इंटरसेलुलर में एंटर ही नहीं होते, ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर का फ्लूइड होता है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर में ही रहते हैं, ये तकरीबन बहुत बड़े सप्लांस होते हैं, ठीक है। और उस वजह से ये वो जो मेम्ब्रेन बैरियर वो क्लियर नहीं कर पाते और वो एक्स्ट्रा सेलुलर का हिस्सा बनते हैं मैनिटोल में, उसकी वजह से हम लोग मेजर कर देते हैं। आगे एग्जांपल्स हैं यार वाटर शिफ्ट की कंपार्टमेंट्स की, या आप BRS एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, ठीक है, रीड कर लीजिएगा। मैं एक दफ़ा बता अभी एक एग्जांपल बता दें। एग्जांपल ऑफ शिफ्ट वाटर बिटवीन द कंपार्टमेंट्स, इन्फ्यूजन ऑफ आइसोटोनिक एनफिल NaCl हमने बंदे को दिया, ठीक है ना, और आइसोटोनिक फ्लूइड भी बंदे को हमने दिया, और इससे हम आइसो ऑस्मोटिक वॉल्यूम एक्सपेंशन करेंगे। इससे वॉल्यूम इंक्रीजेस बट नो चेंज इन करेंट ऑस्मोलैरिटी, एज द ऑस्मोलैरिटी इज अनचेंज बिकॉज द डज नॉट शिफ्ट द ECF एंड ICF compartments। Plasma protein concentration and hematocrit decreases because of addition of the ECF dilutes the protein and red blood cell because ECF osmolarity is unchanged and RBC does not shrink or swell। Arterial blood pressure increases because the ECF volume increases। अब इसमें क्या बताया गया है भाई, आपका NaCl जो है और जो आपका इंटरसेलुलर कंपाउंड जो आपका हो गया NaCl और आपका जो वाटर है फ्लूइड आपने इन्फ्यूज़ किया, ठीक है ना, उसकी वजह से जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो आपका इंक्रीज हो गया और आर्teriयल प्रेशर भी आपका बढ़ गया, ठीक है ना। लेकिन ऑस्मोलैरिटी भी इस पर कोई फंक्शन नहीं पड़ा, ठीक है ना। ये आपने दोनों अगर इस तरह होगा इन्फ्यूजन आइसोटोनिक बढ़ जाएगा, एडिशन ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड कम हो जाएगा, तो इस तरह फिर इशू बनते हैं, आपका रीनल फेलियर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका दोनों बढ़े हैं ना, तो फिर आपका इशू होगा भाई, आपको हाइपरटेंशन होगी, आर्टेरियल बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, और इससे भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ठीक है ना। ये नहीं कहता कि नहीं होती। अब डायरिया में लॉस ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड होता है, NaCl लॉस होता है और फ्लूइड रिटेंशन होती है, और उसमें वजह से भी प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन जो होती है आपकी हेमोटोक्रिट इंक्रीज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ, उसमें आपका RBCs बढ़ जाते हैं क्योंकि ECF का लॉस हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा Na+ और वाटर जो होता है वो निकल जाता है। लेकिन इसमें जो होती है ECF ऑस्मोलैरिटी अनचेंज होती है, और जो RBCs में श्रिंक और कुछ भी नहीं होता RBCs को। अब नीचे जो ऊपर वाली मैंने बात बताई, अगर एक्सेसिव NaCl और एडिशन ऑफ NaCl किए गए तो इसमें हाइपर वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जाएगी। तो osmolarity of ECF increases because the osmoles of NaCl is added to ECF and water shift from ICF to ECF। as a result of shift ICF osmolarity increases until it equal to ECF। और फिर बाद में जो होगा ना ICF osmolarity इस वजह से इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सोडियम हो गया, तो उसने इंटरसेलुलर ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, पीछे जगह को नहीं बची एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो इंटरसेलुलर फ्लूइड में वो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है ना। तो वो तब तक इक्वल होता रहेगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द शिफ्ट वाटर आउट ऑफ द सेल ECF वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड ICF वॉल्यूम डिक्रीजेस। ECF आपका इंक्रीज होगा क्योंकि सोडियम ज़्यादा, और ICF आपका कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ से वो अंदर सोडियम मेम्ब्रेन और सोडियम अंदर जाता रहेगा, और जब जगह नहीं होगी तो वो फिर बाहर आता रहेगा, ठीक है ना। उसके जो इंटरसेलुलर फ्लूइड होते हैं क्लोराइड आयंस, वो आपस में एक्सचेंज मटेरियल जब होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका उसका ICF मटेरियल डिक्रीज हो जाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन एंड हेमोक्रेट डिक्रीज, प्लाज्मा इसमें भी डिक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सपेंशन ऑफ ऑस्मो अगर हो जाए ना, तो उसमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन और plasma protein concentration and hematocrit decrease because it increase the ECF volume। The plasma protein concentration and hematocrit decreases because of increase in the ECF वॉल्यूम। अब आपने बहुत ज़्यादा सोडियम दे दिया और वाटर भी इसमें चल गया, तो हाइपरओस्मोटिक वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया, तो इसमें आपका जो होगा ना हेमाटोक्रिट आपके डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें आपकी RBCs की बल्जिंग भी हो सकती है, ठीक है ना। आपको किडनी सही तरीके से अगर वर्क ना करेगी तो आपका जो होगा आपको बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन होगी, उसकी कार्डियक अरेस्ट के भी चांसेस हैं।
ये नीचे आपके टेबल हैं, ठीक है ना। तो ये आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, हो ठीक है ना, क्योंकि मैंने थ्योरेटिकली सारा समझा दिया। तो ये आप एक दफ़ा रीड कर लेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। आइसोटोनिक फ्लूइड का, हाइपरओस्मोटिक का और ओस्मोटिक का, दो चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है ना। इसमें आपका जो होगा ना, इसमें डायरिया में आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, इसमें आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ठीक है ना। हाइपरटेंशन होगा, इसमें हाइपोटेंशन होगा, ठीक है ना। और इसमें जो हो जाएगा ना, इसमें रीनल फेलियर भी हो सकता है, आपको अंदर से ब्लीडिंग भी हो सकती है और आपको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं इसमें हाइपर ऑस्मोटिक वॉल्यूम एक्सपेंशन में। तो ये एक दफ़ा आप लोग टेबल रीड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा सारा कुछ। अब साला स्वीटनिंग इन डेजर्ट, लॉस ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो गया है तो उसमें हाइपोस्मोटिक वॉल्यूम कंट्रैक्शन होगा, क्योंकि स्वीटनिंग के थ्रू आपका सोडियम भी बाहर निकलेगा, ठीक है ना। और आपकी जो बॉडीज होगी तो ऑस्मोलैरिटी, इसी एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, उसकी ऑस्मोलैरिटी, उसका जो फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जब वो इंक्रीज़ होगी ब्लड में तो आपका यूरिन के थ्रू सारा कुछ बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो उसकी वजह इसी वॉल्यूम, इसी जो ऑस्मोलैरिटी वो इंक्रीज़ होगी और इससे वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, क्योंकि यूरिन के थ्रू भी बाहर निकलेगा और आपके स्वेटिंग के थ्रू सारा कुछ बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। 200 वॉल्यूम इन द स्वेट, वाटर शिफ्ट आउट ऑफ आईसीएफ एंड रिजल्ट ऑफ आईसीएफ ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज, उसमें आईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोडियम एब्जॉर्ब होगा आईसीएफ के थ्रू और फिर वो बाद से किडनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। Yeah, plasma protein concentration increase because of decrease in ECF volume as a hematocrit might be expected or increase। और इसमें आपका hematocrit RBCs भी बढ़ सकते हैं। एंड unchanged the water shift of RBCs decrease the volume and offsetting concentration of decrease in ECF volume। और इसमें ECF वॉल्यूम जो होगा ना वो आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। ये आपका डायरिया वाला ही सारा सिस्टम है, डायरिया वाला मैकेनिज्म है, ठीक है ना। इसमें आपका ECF जो होगा इंक्रीज, जो ऑस्मोलैरिटी वो इंक्रीज़ होगी, इससे वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटनिंग हो गई है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सोडियम हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना, वो आपको डिक्रीज़ हो जाएगा। और प्लाज्मा वगैरह, और प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन आपकी जो होगी, प्लाज्मा लेवल इंक्रीज़ होगा, प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, और बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन ईएसएफ, ठीक है ना। वाटर चला गया तो बीच में प्रोटीन ही रह जानी है, प्रोटीन तो नहीं फिल्टर होती है ना किडनी से, हेमाटोक्रिट माइट भी इंक्रीज, हेमाटोक्रिट भी इंक्रीज हो जाएगा। और वाटर शिफ्ट आरबीसी डिक्रीज द वॉल्यूम एंड ऑफसेटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिक्रीज ऑफ ईएसएम वॉल्यूम। और इसमें जो आपका ईसीएफ वॉल्यूम पहले डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन गेन ऑफ वाटर, ये जो फर्स्ट में था ना, ये आपका हाइपर ऑस्मोटिक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन था, ठीक है। ये होता था, ये आइसोवोल्यूमेटिक कॉन्ट्रैक्शन था, ये आइसोवॉल्यूम एक्सपेंशन था, ठीक है। और ये वाला पीछे वाला जो था आपका, ये हाइपर ऑस्मोटिक वॉल्यूम एक्सपेंशन था। अब ये सिंड्रोम है ना, इसमें सिंड्रोम में, ठीक है ना, सिंड्रोम में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन गेन ऑफ वाटर, ये आपको हाइपो ऑस्मोटिक वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ठीक है ना। क्योंकि ऑस्मोलैरिटी ऑफ ईसीएफ डिक्रीज हो जाएगी, एक्सेस वाटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर इसके पेट में था तो उसमें जो ईसीएफ की वैल्यू है, ठीक है ना, वो डिक्रीज हो जाएगी। ईसीएफ वॉल्यूम इंक्रीज बिकॉज वाटर रिटेंशन, बहुत ज़्यादा वाटर पानी पी लिया तो उसमें जो होगा ना, ईसीएफ वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और आईसीएफ ऑस्मोलैरिटी जो इंटरसेलुलर, उसमें सलूड कम होगा, वाटर ज़्यादा होगा, तो आईसीएफ ऑस्मोलैरिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। और उसमें जो होगा ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी, और उसमें जो आईसीएफ वॉल्यूम उसमें इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन सलूड कम होंगे। प्लाज्मा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज इस प्लाज्मा, क्योंकि सलूड कम होगा, वाटर ज़्यादा होगा, तो वो वाटर के थ्रू मिक्सअप होकर ब्रेक डाउन होकर प्रोटीन भी यूरिन के थ्रू निकल जाएगी, तो वो आपकी प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम में होते ही वाटर, हेमाटोक्रिट माइट आल्सो भी एक्सपेक्टेड, हेमाटोक्रिट जो आपकी आरबीसी की ब्रेक डाउन होती है वो आपकी टूट जाए, वो भी आपकी हो सकती है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है तो उसी वजह से आरबीसीज आपके टूट सकते हैं। जब ब्लड और पानी मिक्स हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली हीमोलाइसिस ही कराता है, तो वो हेमाटोक्रिट ही होगा, तो उसमें ये आपका इफेक्ट हो जाएगा। आगे आ गया एड्रेनोकोर्टिकल इंसफिशिएंसी, लॉस ऑफ एनएसीएल, इट इज कॉल्ड हाइपोस्मोटिक वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन। इसमें हाइपोस्मोटिक वॉल्यूम कंस्ट्रक्शन ऑस्मोलैरिटी ऑफ, अब इसमें ऑस्मोलैरिटी ऑफ ईसीएफ डिक्रीज हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ एल्डोस्टेरोन। इसमें एल्डोस्टेरोन नहीं होता और उसमें ऑस्मोलैरिटी ऑफ ईसीएफ डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपने आपके पानी में इसमें एनएसीएल आपका इसकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती, और किडनी एक्सक्रीट मोर एनएसीएल देन वाटर, उसमें वाटर ज़्यादा होता है और सलूड कम होता है, एनएसीएल कम होता है, ठीक है। उसकी रिएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। और हेमाटोक्रिट आपकी आपकी जो आरबीसी की ब्रेकडाउन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिक्रीज ये सब डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। ये सब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ये सब वो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, ठीक है ना। और ईसीएफ का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ठीक है। और
क्योंकि ईसीएफ की वॉल्यूम में होती ही NaCl है, तो उस वजह से डिक्रीज़ हो गया। ये आपने जो है ना NaCl और ये जो एनायंस कैटायन है, ये लाजमी एनायंस कैटायन जो है ये आपने लाजमी करना है, क्योंकि इसी की बेस पे सारी फिजियोलॉजी है, तभी आपको ये सारा कुछ समझ आएगा। और आर्टियल ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन ईसीएफ वॉल्यूम। तो चले इतना आज तक हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। हमने एक तो ये पढ़ा है आपने आइसोमोटिक वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है ना, आइसोस्मोटिक वॉल्यूम कंट्रैक्शन, आईसीएफ। और हमने पढ़ा है आपने आईसीएफ वॉल्यूम जो होता है यार, ये तो हुई। और आपने पढ़ा है स्वेटिंग इन डेजर्ट, उसे कहते हैं हाइपरओस्मोटिक वॉल्यूम कंट्रैक्शन पढ़ा है, ठीक है ना। हाइपरओस्मोटिक वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ा है, ठीक है ना। हाइपोस्मोटिक वॉल्यूम कंट्रैक्शन भी पढ़ा है, ठीक है ना। ये सारी 4 दिन टॉपिक है, ये डिफिकल्ट टॉपिक है पूरे रील सिस्टम में। आगे सारा कुछ हलवा है, ये टॉपिक आप लोग एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। और फिर अगला रीनल क्लियरेंस है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।